साम्राज्य, सिर्फ एक शब्द, लेकिन सोचिए इसमें कितनी ताकत छिपी है ना? जैसे ही हम ये सुनते हैं, आंखों के सामने क्या आता है? शायद एक बहुत शक्तिशाली राजा, बड़ी बड़ी सेनाएं। तो चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, प्राचीन भारत की एक यात्रा पर, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये साम्राज्य आखिर होता क्या है, और हाँ, ये एक आम से राज्य यानी किंगडम से अलग कैसे है। तो इस कहानी में हमारे साथ हैं भविष्य और ध्रुव। ये आज के बच्चे हैं जो अपनी टाइम मशीन से एक बड़े ही मजेदार सफर पर निकले हैं। और जरा देखिए तो उनकी मशीन उन्हें कहाँ ले आई है। ये है प्राचीन भारत का एक शानदार शहर, पाटलिपुत्र, और वो लोग इसके ठीक बाहर उतरे हैं। हाँ, तो इस सफर में वो अकेले नहीं हैं। उनकी मुलाकात होती है इरा से, जो इसी शहर की रहने वाली है। और पता है, इरा ही हमारी गाइड बनने वाली है, जो हमें इस पुरानी अनोखी दुनिया की सैर कराएगी। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम सब इरा के साथ उसके घर यानी पाटलिपुत्र की गलियों में घूमने निकल रहे हैं। देखते हैं कि उस जमाने की जिंदगी आखिर थी कैसी। अब इरा की नजरों से देखिए शहर में क्या जबरदस्त चहल पहल है। अरे वाह, एक तरफ तो एक विशाल सेना युद्ध के लिए निकल रही है, और शहर की सुरक्षा का भी क्या इंतजाम है। गहरी खाई है, एक ड्रॉब्रिज भी बना है। पास के जो जंगल है ना, वहां से लकड़ी, दवाइयां और हाँ, सेना के लिए हाथी भी मिलते हैं। और बाजार, जरा बाजार तो देखिए, दूर दूर के देशों से सामान यहां बिक रहा है, और सड़कों पर कलाकार लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। मतलब एकदम जीवंत शहर है। तभी इरा एक दूर की पहाड़ी की तरफ इशारा करती है। वो बताती है कि वहां उसका राजा भिक्षुओं के लिए गुफाएं बनवा रहा है, बिल्कुल ऐसी ही। और ये बात पता है क्या, ये सच में इतिहास से जुड़ी है, जो इस कहानी को और भी असली बना देती है। देखिए, पाटलिपुत्र की असली ताकत सिर्फ सेना में नहीं है, इसकी अर्थव्यवस्था में भी है। बंदरगाहों पर चीन से रेशम आ रहा है, दक्षिण भारत से मसाले आ रहे हैं, और चारों तरफ की जो उपजाऊ जमीन है वो शहर को अनाज और दूसरे जरूरी संसाधन दे रही है। मतलब हर तरफ से संपन्नता है। अब ये सब देखकर भविष्य और ध्रुव तो एकदम हैरान हैं। उन्हें धीरे धीरे ये एहसास हो रहा है कि ये कोई आम राज्य नहीं है, ये तो उससे कहीं ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली है। तो भविष्य की उत्सुकता और बढ़ जाती है। वो इरा से पूछ ही लेती है, तुम्हारे राजा तो बहुत शक्तिशाली लगते हैं, क्या उनका शासन सिर्फ पाटलिपुत्र के आसपास ही है? अब ये एक ऐसा सवाल था जो सब कुछ बदलने वाला था। और इरा का जवाब सुनकर तो दोनों के होश ही उड़ गए। वो बताती है कि उसके राजा के पूरे इलाके को घोड़े पर बैठकर पार करने में जानते हैं कितना वक्त लगेगा? पूरे 2 महीने। जरा अंदाजा लगाइए कितना कितना बड़ा इलाका होगा ये। ये सुनकर ध्रुव हैरानी से कहता है, अरे ये तो एक राज्य से कहीं ज्यादा बड़ा है। और इरा बहुत गर्व से जवाब देती है, इसे साम्राज्य कहते हैं। तो लीजिए, मिल गया हमें वो शब्द जिसका हम इंतजार कर रहे थे। अच्छा, तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि ये एक साम्राज्य है, तो चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर एक साम्राज्य बनता कैसे है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इसे एक मामूली से राज्य से अलग और इतना ज्यादा शक्तिशाली बनाती हैं? ये जो शब्द है साम्राज्य यानी एम्पायर, ये असल में लैटिन के एक शब्द एम्पेरियम से बना है, और एम्पेरियम का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति। तो साम्राज्य एक ऐसी विशाल राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें कई अलग अलग राज्यों और लोगों को अक्सर युद्ध में जीतकर एक ही शासक के नीचे लाया जाता है। और देखिए, महान रणनीतिकार कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कितनी गहरी बात लिखी है। उन्होंने कहा, जनविहीन देश नहीं हो सकता और देशविहीन राज्य नहीं होता। ये बात जमीन और उस पर रहने वाले लोगों की अहमियत को कितनी सरलता से समझा देती है। तो आखिर एक साम्राज्य किन स्तंभों पर खड़ा होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले, एक केंद्रीय सत्ता जो बाकी राजाओं को अपने कंट्रोल में रखे। दूसरा, एक बहुत बड़ी और स्थायी सेना। तीसरा, टैक्स वसूलने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। चौथा, पूरे साम्राज्य में एक जैसी करेंसी और नापतौल के पैमाने। पांचवा, सारे प्राकृतिक और इंसानी संसाधनों पर पूरा नियंत्रण। और छठा और बहुत जरूरी, व्यापार और सेना की आवाजाही के लिए सड़कों और नदियों का एक बढ़िया नेटवर्क। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि साम्राज्य क्या होता है, पर अब एक और बड़ा सवाल कि कोई राजा इतनी मेहनत करके सम्राट बनना ही क्यों चाहेगा? आखिर इस सब के पीछे की इच्छा क्या होती है?
जरा सोचिए, एक इतने बड़े साम्राज्य को बनाना और फिर उसे चलाना कितना मुश्किल काम होगा। तो फिर कोई राजा इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सर पर क्यों लेगा? क्या मिलता है इससे? इसके पीछे ना मुख्य रूप से 3 बड़ी वजहें होती हैं। पहली, जबरदस्त सैन्य शक्ति। दूसरी, बेहिसाब आर्थिक दौलत। और तीसरी, इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर जाने की इच्छा, यानी अपनी एक विरासत छोड़कर जाना। तो सबसे पहली और सबसे सीधी वजह है मिलिट्री पावर। नई नई जमीनों को जीतना और अपनी सीमाओं को दुश्मनों से पूरी तरह सुरक्षित रखना, ये किसी भी सम्राट के लिए सबसे जरूरी काम होता है। दूसरी वजह है, जाहिर है, पैसा। जब एक सम्राट इतने बड़े इलाके के संसाधनों और व्यापार के रास्तों पर कब्जा कर लेता है तो उसके पास बेशुमार दौलत आती है, और इसी दौलत से साम्राज्य और भी ज्यादा मजबूत बनता है। और तीसरी वजह शायद सबसे निजी है। यह है अपनी एक स्थायी विरासत छोड़कर जाने की इच्छा, महान बनना और ये पक्का करना कि आने वाली पीढ़ियां आपको हमेशा याद रखें। साम्राज्य बनते हैं और वक्त के साथ ढल भी जाते हैं, ये तो इतिहास का नियम है। लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर छोड़ जाते हैं कि वे अपने पीछे क्या छोड़ते हैं। उनकी बनाई सड़कें, उनके कानून, उनकी कला, उनके विचार, क्या आज भी हमारी दुनिया पर उनका कोई असर बाकी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास की गहराइयों में छिपा हुआ है और हमें सोचने पर मजबूर करता है।